नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी की विभिन्न एग्जाम हेतु जो जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट आपका चलाया जा रहा है, जिस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में टोटल 35 वीडियो आने वाली है, तो इन 35 में से आज आप 14वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। दोस्तों, आपके एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देने हो, हमारे जो ये कंटेंट है उसे फॉलो कीजिए। आप इसकी फ़ायदा जो है एग्जाम हॉल के अंदर समझेंगे। और अगर आप हमसे पहले जुड़कर कोई सा भी एग्जाम दिए हैं जहां जीके जीएस पूछे जाते हैं, तो इसकी फ़ायदा आप समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। एसएससी की जो क्लासेस होती है उसके अंदर आपका क्वेश्चन बाइलिंगुअल होता है, ताकि अधिकांश बच्चे को क्वेश्चन पढ़ने में जो है तकलीफ रहती है हिंदी में, जो डिफ़िकल्ट वर्ड रहते हैं, इसीलिए क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल रखा गया है, लेकिन फैक्ट हिंदी में है। और एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट आपको अच्छे से कवर करना है। आने वाले सभी एग्जाम के लिए रामबाण की तरह काम करते आया है और करता रहेगा। और मौखिक रूप से जो चीज़ मैं बताऊंगा उसे भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है, क्योंकि जो मैं मौखिक रूप से बताऊंगा वो लिंक करने का काम करता है, आपको क्वेश्चन याद रखने में मदद करती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना टाइम गवाए। पहला जो हमारा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2024 में 25 झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को मिला है? आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस 2024 में हम कौन सा गणतंत्र दिवस मनाए हैं? तो हम मनाए हैं दादा 75वीं गणतंत्र दिवस। कौन सा मनाए हैं? 75वीं गणतंत्र दिवस मनाए हैं। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था? तो इमैनुअल मैक्रोन बाबा आए थे। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपके फ्रांस के रहने वाले थे। इनके अलावा इस 75वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमने कितने झांकी निकाले थे? 25, यानी 16 जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर, और 9 जो है आपका मिनिस्ट्रियल झांकी निकाला गया था, मंत्रालय के द्वारा निकाले गए थे। तो इस 25 में से जो ओवरऑल फर्स्ट स्थान मिला है, ये उड़ीसा राज्य को दिया गया है। उड़ीसा राज्य को जो पहला अवार्ड मिला है, आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है कि उड़ीसा राज्य के झांकी का विषय क्या था, थीम क्या था, किस पे आधारित था? तो उड़ीसा राज्य की जो झांकी है, ये हस्तलिपि और हथकरघा क्षेत्र में जो महिलाओं की भागीदारी है, जिससे क्या मतलब एक सुदृढ़ बनाता है अपने समाज कल्याण, मतलब समाज को, है ना। तो इसमें ये झांकी का जो मेन विषय था कि महिलाओं को जो है सशक्तिकरण के तौर पे दिखाना था, ठीक है, इसीलिए इनको पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान जो है गुजरात को मिला है, गुजरात को मिला है, ठीक है भैया। तो पहला कौन सा? उड़ीसा। दूसरा कौन सा? गुजरात। कितने झांकी प्रस्तुत की गई? 25। कितने राज्य? 16। और कितने मिनिस्ट्रियल? तो 9, ठीक है भाई। इसके अलावा इमैनुअल मैक्रोन आए थे फ्रांस के, और 75वीं गणतंत्र दिवस हमने मनाया है। सभी मंत्रालय के झांकी में पहला स्थान किसे मिला? सभी मंत्रालय के मतलब 9 मंत्रालय में पहला स्थान संस्कृति मंत्रालय को दिया गया। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किस चीज़ को दर्शाया गया था? तो ये दर्शाए थे कि भारत लोकतंत्र की जननी, ठीक है भाई, भारत लोकतंत्र की जननी, है ना। तो इस थीम पर आधारित था संस्कृति मंत्रालय का जो है आपका झांकी, तो इनको फर्स्ट अवार्ड मिला है। और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में दूसरी जो अवार्ड मिला है, ये गृह मंत्रालय को दिया गया है, जिन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को दर्शाया है। इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से। इसके अलावा गणतंत्र दिवस 2024 में बता ही दिया 16 राज्य और 9 मंत्रालय। ये 16 जो राज्य हैं आपके सामने हैं, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, गुजरात, मेघालय, झारखंड, उत्तर प्रदेश। अब इसे याद कैसे रखेंगे? बहुत बड़ी बात है ना, है ना, बहुत बड़ी बात, सही में बात है, बहुत बड़ी भाई। देखिए याद कैसे रखना है, जो नहीं है उसको माइंड में लाइए। देखिए अपना बिहार नहीं है, असम नहीं है, बिहार नहीं है, असम नहीं है, पंजाब नहीं है। इस प्रकार से जो आपका नहीं है उसको ध्यान में लाइए। गोवा भी नहीं है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान में लाना है कि कौन सा नहीं है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सिक्किम भी नहीं है, इजी हो जाएगा याद रखना। और केंद्र शासित प्रदेश में एकमात्र भैया लद्दाख है, और कोई भी केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर नहीं है। आने वाले समय में एग्जामिनर का मूड घुमा तो यहाँ से भी क्वेश्चन ले सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। इनके अलावा 75वां गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की जननी। तो इसी को दिखाया था कौन? सांस्कृतिक मंत्रालय, जिसे मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में फर्स्ट स्थान मिला। इनके अलावा 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब बात आती है पद्म अवार्ड वाली कि कितने मिले। देखिए जो 75वें गणतंत्र दिवस है, इस समारोह में 132 पद्म अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री है। 5 पद्म विभूषण को याद मैं आपको करवा दिया हूँ। बिंदेश्वर पाठक हैं, एम वेंकैया नायडू साहब, भूतपूर्व राष्ट्रपति बिंदेश्वर पाठक बिहार के हैं। इनके अलावा चिरंजीवी साउथ के एक्टर और
और आपका पद्मा सुब्रमण्यम और बैजंती माला। तो ये 5 कैरेक्टर हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। 17 को पद्म भूषण दिया गया और 110 को पद्मश्री दिया गया। उत्तर प्रदेश के कितने पद्मश्री मिले हैं लोगों को? 12। उत्तर प्रदेश के राज्य को न तो पद्म विभूषण मिला है और न ही आपका पद्म भूषण दिया गया, सिर्फ पद्मश्री दिया गया था 12 कैरेक्टर को, जो मैंने कल डिस्कस किया था आपके यूपी वाले वीडियो में। जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराऊं दादा सभी को देखना है, कोई भी कंटेंट को छोड़ना नहीं है, चाहे नाम कुछ भी हो, काम उतनी ही करके देगा आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। इनके अलावा 1950 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो भारत आए थे। पहले गणतंत्र दिवस जब हमारा संविधान लागू हुआ था। 2021 और 2022 में किसी भी देश के कोई भी मुख्य अतिथि भारत नहीं आया, क्योंकि इसके जो मेन कॉज था कोरोना था। 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी आए थे, ठीक है। ये बात सब ध्यान रखेंगे, आपको काम आएगी। इसके अलावा भारत में सबसे बड़े अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? गलती मत कीजिए, चिल्का मत मारिए आंसर, ठीक है। चिल्का लगून है। यहाँ पे आपसे जो है अंतर्देशीय खारे पानी की झील बोल रहा है। तो भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील है। अब ये सांभर झील कहाँ है? सांभर एक प्रकार का व्यंजन भी होता है, याद रखें जो बच्चे महाराष्ट्र या फिर साउथ नहीं गए हैं। सांभर जो है आप इसके साथ इडली खाते हो। इडली चावल का उबला, मतलब भाप से बनते हैं चावल का इडली, या फिर एक मेदू वड़ा करके भी व्यंजन है जो नाश्ते में लोग यूज करते हैं, साउथ इंडियन लोग। तो इसमें सांभर एक प्रकार का जो है रसा टाइप का होता है, जिसमें बहुत सारे मटेरियल डाले जाते हैं और काफ़ी हाइजेनिक और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, मैंने खाया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सांभर झील जो है ये आपका राजस्थान का है ना। सांभर झील राजस्थान में चारों ओर से किस पर्वत श्रेणी से घिरी हुई है? तो बताइएगा, अरावली पर्वत श्रेणी से घिरी हुई है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बता देना है फट से, तो क्या है भैया? शिखर, गुरु शिखर। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता देना है, तो बता देना है गुरु शिखर। राजस्थान में आपको जो है माउंट आबू मिलेगा, जहाँ पे जैन तीर्थ भी है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपका सांभर झील है इसकी जल स्रोत क्या है? तो जल स्रोत है आपका नदी का जल। क्या है भाई? नदी का जल है इसका स्रोत। इसके अलावा खारे पानी, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और ये सबसे पहले भारतीय रामसर स्थल है। और ये किस प्रकार के झील का उदाहरण है? तो लगून झील का उदाहरण है। उड़ीसा में एक बीच है जिसका नाम है दादा गोल्डन बीच, है ना। गोल्डन बीच, बीच मतलब मिड बना रहे हो, बीच मतलब घूमने वाला जो तट होता है ना, बीच है ना, बालू रहते हैं, पानी रहते हैं, अच्छे मौसम रहते हैं, हवा बहते रहते हैं, क्या बात है ना। तो ये गोल्डन बीच भी आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। इसके अलावा लोनार झील, अच्छा गोल्डन बीच इसलिए बता दिया क्योंकि गोल्डन बीच को भी ब्लू फ्लैग मिला है। और ब्लू फ्लैग क्या होता है कई दफ़ा बता चुके हैं भाई, कि पर्यावरण के अनुकूल जो समुद्री बीच साफ सुथरा और भी जो है पर्यावरण को क्षति न पहुंचा, मतलब खड़े उतर रहा हो तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसे गोल्डन बीच ब्लू फ्लैग कहा जाता है। लोनार झील ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना प्रांत में है। ये नेचुरल झील है क्योंकि ये नेचर के क्रिया के फलस्वरूप जो है उत्पन्न हुआ है, मतलब ये आपका क्षुद्र ग्रह के जो है प्रभाव से उत्पन्न हुआ है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना प्रांत में है। इसके अलावा बुलर झील ये जम्मू कश्मीर में है। ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और ये प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के अनुसार जो है निर्माण हुआ है इस झील का, है ना। इनके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कस्पियन सागर है। ये कैसा झील है? ये खारे पानी की झील है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा हो जाएगा दादा? लेक सुपीरियर, है ना। लेक सुपीरियर जो है ये फ्रेश वाटर लेक है और आपका जो कैस्पियन सागर है ये आपका नमकीन वाला पानी का झील है। महान झील में 5 झील कौन शामिल है? ये जो मैं लास्ट में बात बताऊंगा उसे VVI करके रखेंगे। मैंने अपने जीवन में एग्जाम दिया, वहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन को गलती किया था। वो सन था हमारे ख्याल से 2013, ठीक है मेरे भाई। और मैंने इस क्वेश्चन को गलती करके SSC के एग्जाम में ही आया था, तो आप न गलती करो, इसीलिए मैं कुछ यहाँ पे बताऊँगा इस पॉइंट के बाद। महान झील में 5 झील पहले कौन सा है? सुपीरियर झील है, हारून झील है, मिशिगन है, ईरी है, एंटोरियो है। ये सभी के सभी कैसा झील है? तो ये मीठा पानी का झील है। कैसा है भैया? ये मीठा पानी का झील है यानी फ्रेश वाटर लेक है। इसे जो है महान झील का जो है श्रेणी कहा जाता है। ये आसपास है 5 झील, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन राइज कर दिया था एग्जामिनर। पहले एक और चीज़ बात समझ लीजिए, झीलों का अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। इससे क्वेश्चन राइज कर दिया था एग्जामिनर कि भैया इनमें से कौन सा झील जो है ओनली अमेरिका में है, सिर्फ अमेरिका में है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया था और पूछा था कि इसमें से किस झील की सीमा कनाडा से नहीं लगती, मतलब सिर्फ अमेरिका में है। तो इतना तो मुझे उस समय भी पता था कि ये अमेरिका और कनाडा के
पास है, लेकिन मैंने गलती कर दिया, ठीक है। तो इसमें से एकमात्र ऐसा झील आप इस नक्शा के माध्यम से देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए ये जो हल्का ब्राउनी दिख रहा है, ये ब्राउनी, ये वाला ऊपर का पोर्शन है जी कौन सा, कनाडा, और नीचे का पोर्शन है अमेरिका, और ये अमेरिका के अनेक प्रांत के नाम है, ठीक है। अमेरिका के अनेक प्रांत के नाम है। एक देखिए यहाँ पे पेंसिल्वेनिया है, ये पेंसिल्वेनिया पर एक पिक्चर बना है, देखिएगा सर्च करके, यूट्यूब पे भी शायद मिलेगा। ट्रेन नंबर 777 करके एक पिक्चर है जो रेल पे आधारित एक बहुत ही अच्छा मूवी है, और मैं जब रेलवे में आया था तो उस समय ही देखा था इसको, ठीक है। एक इंजन बेकाबू हो जाता है जिसे पकड़ने के लिए पूरी पिक्चर चलती है, ठीक है, बहुत अच्छा है। उसमें इस पेंसिल्वेनिया का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो झील है लेक मिशिगन, ये अमेरिका में ही रह जाता है, ये कहीं भी कनाडा के प्रांत को नहीं छूता है। बाद बाकी सभी न सभी झील थोड़ा बहुत तो छूता है। देखिए हारून छू रहा है, लेक ईरी छू रहा है, लेक इंटोरियो छू रहा है, लेक सुपीरियर छू रहा है, लेकिन ये वाला नहीं छू रहा है। तो कभी भी आपसे पूछे तो इस मतलब महान झील के समूह में कौन सा झील कनाडा को नहीं छूता है, तो मिशिगन। इसे याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताया था, मशीन है ई आंटी, इस प्रकार से मैंने याद रखा था, है ना। आप लोग जैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक थोड़ा सा पीडीएफ की बता दूं, है ना। एसएससी की क्लासेस के लिए मैं कहूँगा 70 रुपया खर्च करके पीडीएफ आप ले सकते हैं हमारे क्लास की। इसमें आपको 113 क्लास की पीडीएफ मिलेगी, जिसमें 57 और 21 यानी 58 और 20, है ना। कितना हो गया भैया, 78 रेडी है, और 14 ये भी हो गया, तो 78 10 88 4, है ना, 92 रेडी है। बाद बाकी आगे आपको मिलेगा, यानी 113 क्लास पर और टॉपिक वाइज भी मिलेगा। इतना आप पढ़ लिए तो कहीं और से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस थोड़ी बहुत पेपर में जो करंट अफेयर की चीज़ कुछ बदलते रहेंगे उसको ध्यान में रखिए, बात खत्म, है ना। लेकिन शर्त ये है कि आपको मेरा प्लेलिस्ट भी देखना होगा, और जो मैं मौखिक रूप से बता रहा हूँ उन बातों को भी समझिएगा, क्योंकि पीडीएफ बोलता नहीं है। इसके अलावा खाली आप यूपी पुलिस का लेते हैं तो 35 रुपया, और बिहार एसएससी का लेते हैं तो भी 35 रुपया है। आप दोनों कंबाइंड लेते हैं तो 90 रुपया, और टोटल लेते हैं तो 100 रुपया। दोनों कंबाइंड मतलब एसएससी के साथ साथ आप कोई भी बीएसएससी यूपी का जो भी आप अपने हिसाब से तैयारी करते हैं तो 90 में दोनों मिल जाएगी। इसके अलावा विषवत वृत्त में, अच्छा पीडीएफ कैसे मिलेगा भाई, तो पीडीएफ जो है ये नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और पीडीएफ लिखना है या फिर हाई लिखना है, आपको ग्रीटिंग मैसेज मिलेगा और फिर बात करना है मुझे कौन सा चाहिए पीडीएफ, ठीक है। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ के बारे में बात कर लेनी है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को क्या कहते हैं, अच्छे से समझिएगा, तो इसे अक्षांश कहते हैं। देखिए अधिकांश बच्चे यही नहीं समझते अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। दोनों लगता है कि एक के, और कई महीनों में इसकी जो आंकड़ा है, जो डाटा है वो भी एक बताता है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों चीज़ अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अक्षांश कहलाता है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली जो संदर्भित रेखा है उसे हम देशांतर कहते हैं, ठीक है भाई। कुल अक्षांशों की संख्या 180 होती है। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और प्राइम मेरिडियन रेखा किसे कहते हैं। तो प्राइम मेरिडियन रेखा 0 डिग्री को कहते हैं और 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसके अलावा भूमध्य रेखा पर दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है ना, 111.6 होती है, लेकिन मैं लमसम में 111 बता रहा हूं। लेकिन अगर 111.5 के बाद और 7 के पहले कोई आंकड़ा है तो उसे टिक कीजिएगा। इसके अलावा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को, है ना, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव कहलाते हैं। इसके अलावा 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं और उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन रेखा कहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, यानी 1 डिग्री में कितने का डिफरेंस होता है टाइम में, 4 मिनट का। इसीलिए भारत जो है 82.5 डिग्री ईस्ट में है ग्रीनविच के अकॉर्डिंग, है ना। मान लीजिए ये आपका ग्रीनविच है, इसके अकॉर्डिंग 82.5 डिग्री ईस्ट में है, इसीलिए भारत का समय ग्रीनविच के तुलना में 5.5 घंटे आगे हैं, क्योंकि 82.5 को 4 से गुना करोगे 330 मिनट का मतलब 5.5 घंटा। ताप, वन, वायु, मिट्टी में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैव घटक नहीं है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र जो है जैविक घटक और अजैविक घटक, आपसे पूछा भी जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र का 2 मुख्य घटक कौन से होते हैं, तो एक तो आपका जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि जैविक मतलब जीव, अजैविक मतलब अ का मतलब हिंदी में होता है नहीं, जैसे अनपढ़ मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, है ना भैया। तो जो इसमें ऑप्शन में जो है ये वन जो है ये आपका अजैव घटक का उदाहरण नहीं है, वन जो है ये जैविक घटक में आएगा, क्योंकि वन में जो है जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जान होते हैं, जो जंतु होते हैं उसमें मतलब लाइव होते हैं वो, ठीक है भाई। इसके अलावा
पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1866 में अर्नस्ट हैकेल महोदय ने किया था। यह जीव विज्ञान और भूगोल का एक शाखा है, मिली जुली, ठीक है, जिसमें जंतु अपने पर्यावरण के साथ होने वाले क्रियाकलापों का अध्ययन करवाता है। हमें यह पर्यावरण, हम इस मतलब ये जो आपका पारिस्थितिक है, हम इसे पर्यावरण जीव विज्ञान भी कह देते हैं एक साथ में, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। कौन प्रयोग किया था पारिस्थितिक का? तो अर्नस्ट हैकेल। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटक के मिलके बने होते हैं, है ना। जैविक जो है ये क्या होता है? जो भी जीवित चीज़ है और जैविक में शामिल होगा, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, मैं, आप, है ना। इसके अलावा अजैविक घटक सभी निर्जीव चीज़ शामिल होंगे इसमें, जैसे मिट्टी, चट्टान, इसके अलावा, है ना, मिट्टी, चट्टान और क्या बहुत प्लास्टिक, ये सब क्या हो जाएगा? अजैविक घटक हो जाएंगे। इनके अलावा यूरेनियम डेंटिंग विधि से हम चट्टान या पुरानी इमारत इत्यादि की उम्र ज्ञात करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यूरेनियम डेंटिंग विधि से हम वैसे चीज़ का उम्र ज्ञात करते हैं जो हमेशा डेड ही रहा हो, ठीक है, हमेशा डेड ही रहा हो। और कार्बन डेंटिंग विधि से हम वैसे चीज़ का उम्र ज्ञात करते हैं जो कभी जीवित रहा करता था, ठीक है भाई, कभी जीवित रहा करता था। जैसे कोई जानवर, कोई कैराकस पड़ा हुआ है तो कभी न कभी तो वो जिंदा रहा होगा, तो उस चीज़ की उम्र यानी स्केलेटन वगैरह की उम्र ज्ञात करने के लिए हम कार्बन डेंटिंग का प्रयोग करते हैं। चट्टान, रॉक आदि का उम्र ज्ञात करने के लिए हम यूरेनियम डेंटिंग विधि की प्रयोग करते हैं। अगस्त 2023 में किस खिलाड़ी ने बांग्लादेश के साकिब अल हसन का रिकॉर्ड T20 क्रिकेट में विकेट लेने के मामले में तोड़कर आगे निकल गया है? इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है। देखिए, अगस्त 2023 में टीम सऊदी जो न्यूजीलैंड के है, साकिब अल हसन जो बांग्लादेश के ऑलराउंडर कह सकते हैं, तो इनका रिकॉर्ड तोड़ के जो है T20 के क्रिकेट के मामले में विकेट लेने में आगे निकल गया था। अब आजकल में बदल गया हो तो ये तो नहीं बता सकते हैं कि आज अभी बोलने तक थोड़ा देख लीजिएगा इसको, लेकिन ये अगस्त वाला क्वेश्चन है, मैंने हूबहू इसको लिया है और आने के लिए एकदम सटीक बनेगा ये, ठीक है भाई। इसके अलावा विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में रिकी पॉन्टिंग को ढकेल दिया है। रिकी पॉन्टिंग पहले 3 स्थान पे हुआ करता था, अब रिकी पॉन्टिंग चले गए हैं 4th स्थान पे, ठीक है। इनके अलावा जो विराट कोहली है, अब दुनिया में कितना नंबर के खिलाड़ी हैं सबसे अधिक ODI रन बनाने वाले? तो 3। तो पहले दूगो होंगे, तो पहले दूगो कौन होंगे? तो एगो सचिन तेंदुलकर होंगे और एगो आपका संगकारा होंगे। संगकारा मतलब कुमार संगकारा, ये आपके कहाँ के हैं? श्रीलंकन हैं। इनके अलावा वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए मोहम्मद शमी अभी तक तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हो गए हैं और ये 4 साल तक ये रिकॉर्ड एज इट इज रहेंगे 2027 वर्ल्ड कप शुरू होने के पहले तक, ठीक है। इनके अलावा इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने का रिकॉर्ड ये पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी के नाम हो गए हैं। शाहीन अफरीदी, शाहिद अफरीदी नहीं है ये, शाहिद अफरीदी शाहीन अफरीदी के होने वाले, है ना, ससुर हैं। यानी इनकी लड़की से इनका शादी का बात चल रहा था, अब हुआ कि नहीं ये तो पता नहीं, क्योंकि मैं बारात तो गया नहीं था। इनके अलावा डेविड वार्नर ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का जो है रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया में वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जो है अपना बिरटू के नाम है, 50 शतक है, आगे और भी बनाएंगे, है ना। और ये जो अंतिम शतक आया था ये न्यूजीलैंड के खिलाफ आया था, यानी 50वां शतक। ये क्वेश्चन मैं 3 बार आपको बोल चुका हूँ कि इसी फॉर्मेट में एग्जाम में आएगा और मेरी काली जवान आएगा जरूर, ठीक है भाई, कि किस देश के खिलाफ विराट कोहली ने अपना 50वां शतक पूरा किया था, क्योंकि सचिन जैसे महान खिलाड़ी का रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ा है भाई। इनके अलावा IPL में सबसे अधिक छक्का अब तक क्रिस गेल के हैं। सबसे अधिक बार IPL किसने जीता? तो CSK और मुंबई इंडियंस। इसके अलावा IPL का पहला यूनिकॉर्न टीम कौन सा बना था? तो चेन्नई ही बना था। IPL 2024 के लिए ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिके हैं? तो मिशेल स्टार्क बिके हैं 24.75 करोड़। इसका मैं हर एक बॉल का हिसाब लगा रहा था, तो एक बॉल कुछ 1,05,000 रुपये का पड़ रहा था, ठीक है भाई। देखिएगा आप लोग कैलकुलेशन करके, ये शायद मेरा आंकड़ा भी गलत है, 1.5 लाख का पड़ रहा था एक बॉल, ठीक है। मैंने इसको देखा था भाई 25 करोड़ के करीब रुपया, है ना, 10 मैच खेल के कमाएंगे। ये क्या है? ये दोहन ही है ना, इतना नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल में, है ना। इसके अलावा वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड ग्लेन मैक्सवेल, है ना, ग्लेन मैक्सवेल के नाम है, अफगानिस्तान के खिलाफ लगाए थे। और देखिएगा ये जो है ज़्यादा नाम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं अक्सर देखा हूँ जो ज़्यादा महंगा बिकता है ना वो ज़्यादा खेलता नहीं है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए भी घोषणा हो चुकी है। तो यह पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश में स्थित 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार आपको 3 साल तक का याद रखना है, क्योंकि मैंने देखा है बिहार के एग्जाम में करंट वाला ना पूछ के 22 में हुआ था ना, तो 21 वाला पूछ दिया था, विनोद कुमार शर्मा वाला पूछ दिया था, ठीक है मेरे भाई। तो इसे जरूर, 22 वाला पूछ दिया था विनोद कुमार शर्मा वाला, ठीक है।
तो ये ध्यान रखेंगे। वर्ष 2024 के लिए संस्थागत कैटेगरी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के नेताजी आपदा प्रबंधन अवार्ड दिया गया है। ये हॉस्पिटल का नाम है, बेसिकली ये सेनाओं से संबंधित हॉस्पिटल है ना। पुरस्कार जो संस्थागत पुरस्कार होता है ना, किसी संस्थान को अगर दिया जाए ये पुरस्कार तो कितनी राशि, तो 51 लाख की राशि दी जाती है। और अगर कल हो गया आपको मिलेगा तो 5 लाख की राशि आपको मिलेगा, ठीक है। अभी भाई 10 साल के बाद 5 साल के बाद राशि बढ़ भी सकता है, आज तक तो इतना ही है। आदमी को मिलेगा तो 5 लाख, किसी संस्था को मिलेगा तो 51 लाख। बात भी सही है, संस्था में कई सारे आदमी का योगदान होता है तो फिर बांटा जाता है भाई। वर्ष 2023 में यह पुरस्कार लुंगलई फायर स्टेशन जो मिजोरम का है उनको दिया गया था। ओडिशा आपदा प्रबंधन को भी दिया गया था 2023 में, है ना। और 2022 में विनोद शर्मा साहब को, है ना। इनके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी को जो है पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया, तो 2021 में। ये क्वेश्चन को भी VVI करके रखेंगे, एग्जामिनर खोजता फिरता है कि भाई आप तो भूल गया होगा बच्चा, आप पूछ लो, ठीक है। तो 2021 में पहली बार पराक्रम दिवस मनाए, है ना। 2021 में ही हम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नाम लाए, किनका भैया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का, ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा कम्बंत मेला किस राज्य का प्रमुख मेला है, कम्बंत मेला। तो कम्बंत मेला जो है ये गुजरात में आपका लगता है, कहाँ पे लगता है, गुजरात में लगता है, ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा अगला है गुजरात में मनाए जाने वाली अन्य प्रमुख त्योहारों को अगर हम देखें तो गुजरात में लगता है भैया नवरात्रि। रण उत्सव काफ़ी बार पूछे गए हैं। उत्तरायण मकर संक्रांति के अवसर पे शामलाजी मेला, मोढेरा नृत्य महोत्सव, मोढेरा गांव का नाम है जो सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव है बना है अपना इंडिया में। पतंग महोत्सव, ये पतंग महोत्सव का आयोजन भी गुजरात में होता है। माधवपुर मेला, भवनाथ महादेव मेला, ये सभी के सभी आपके गुजरात में मनाए जाते हैं। गुजरात के अन्य आकर्षण में आएंगे तो काठियावाड़ी प्रायद्वीप यहाँ पर मिलेगा आपको नक्शा में। इसके अलावा कच्छ के रण मिलेंगे, है ना। स्टेचू ऑफ यूनिटी मिलेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा जो दुनिया में इस समय सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसके वास्तुकार कौन है, आप लोगों से आंसर डिमांड करता हूँ। इसके अलावा मोढेरा का सूर्य मंदिर है, पालीताना का जैन मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है। गिर नेशनल पार्क एशियाई शेर की बाग, तो शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। बंसदा नेशनल पार्क, CNG टर्मिनल पहला, काकरापारा जल विद्युत परियोजना जो ताप्ती नदी पर है। सूरत और नवसारी का जरी कार्य जो कपड़ा वगैरह पे किया जाता है। रानी की वावड़ी, ये सभी के सभी आपको कहाँ पे मिलेंगे भाई साहब, तो कभी आओ हमारे गुजरात। इसके अलावा है ना हड़प्पा कालीन स्थल, धौलावीरा और लोथल भी आपके गुजरात में ही स्थित है। धौलावीरा के बारे में क्या कुछ खास है, तो यूनेस्को के अंदर शामिल हुए पहला हड़प्पन साइट है, 2021 में साइट हुए। धौलावीरा में खेल के मैदान का साक्ष्य मिला था। धौलावीरा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जो 3 भागों में विभक्त हुआ करते थे। गुजरात महाराष्ट्र से जो है कब अलग हुआ था, 1960 में 1 मई को एक महाराष्ट्र को तोड़ के 2 स्टेट गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया था। तटीय राज्यों में सबसे अधिक लंबी सीमा किसकी है, गुजरात की। दूसरे स्थान पे किसकी है, आंध्र प्रदेश की। मेधराम जात्रा मेला ये तेलंगाना में लगता है। रेणुका मेला, मरकंद मेला, मिंजर मेला, ये सभी के सभी हिमाचल प्रदेश में लगता है। इसके अलावा रेणुका बांध भी है, ठीक है, रेणुका बांध भी है। अंबुबाची मेला ये असम में लगती है। सोनपुर मेला बिहार में लगती है। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में लगती है। बस्तर दशहरा मेला आपका छत्तीसगढ़ में लगती है। तो सभी बात पे अमल करेंगे। भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। इस मैदान में कौन से 3 प्रमुख नदियाँ का योगदान होता है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, जब जलोढ़ मिट्टी से बनेगा तो नदी का तो काम होगा ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भैया जो नदी है यही तो आपका लाता है भैया क्या, निक्षेप लाता है बहाकर अपने बाढ़, अपने बहाव के माध्यम से, तभी तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो नदियाँ नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा। तो कौन से 3 गो नदी है जो उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी लाने या फिर होने के लिए जिम्मेवार है, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदी काफ़ी योगदान करते हैं उत्तर भारत के इलाके में, मैदानी भाग जो है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी के होने में। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के बोखारछू ग्लेशियर से होती है। सिंधु की सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये चेनाब है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी की जो है सिंधु घाटी की सभ्यता जो था उसमें मोहनजोदड़ो शहर जो है ये सिंधु नदी के किनारे ही स्थित था। सिंधु घाटी कहिए या फिर हड़प्पा कहिए, ठीक है। इसके अलावा
सिंधु नदी हो गया। सिंधु नदी जल विवाद का निपटारा 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। इस निपटान के अनुसार जो है लगभग 70% जल का उपयोग जो है पाकिस्तान करते हैं और हम 30% जल के उपयोग करते हैं। गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी से जब उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है तब गंगा कहलाती है। गंगा का निर्माण होता है। गंगा भारत में पूर्व दिशा की तरफ बहते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में जाकर गिरती है। ठीक है, अब गंगा के बारे में थोड़ा सा और डिटेल आपको ज़रूरी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपका यमुना, ये प्रथम सहायक नदी है। दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है सोन नदी, है ना। देखिए सोन नदी का भी जो उद्गम है ये अमरकंटक से ही होती है, जहाँ से आपका नर्मदा निकलती है। ठीक है, नर्मदा मैया जहाँ से निकलती है वहीं से ये सोन नदी भी निकलती है, लेकिन सोन पुवारी साइड जाके गंगा में मिलती है और नर्मदा, है ना, प्रायद्वीपीय भारत में रिफ्ट वैली से फ्लो होकर अरब सागर में आके गिरती है और ये अरब सागर में आके गिरने वाली सबसे बड़ी नदी भी है नर्मदा। ठीक है, इसके अलावा जब गंगा नदी सोन नदी सहायक नदी से बता दिए, गंगा नदी बांग्लादेश में जाने से पहले पश्चिम बंगाल में पुनः 2 भागों में विभक्त हो जाती है। जैसे ये 2 धारा से मिलकर बनी होती है वैसे ही ये बांग्लादेश में जाने से पहले 2 भागों में फिर विभक्त होती है। ये वाला जो धारा इंडिया में बच गया इसे हम कहते हैं जी हुगली, और ये वाला धारा जो बांग्लादेश चला गया इसे हम जी कहते हैं पद्मा। ठीक है, इधर से आ रहा होता है ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्र भी बांग्लादेश में पहले स्वतंत्र थोड़ा देर जो है बहता है। तो ये मान लीजिए इंडिया की बाउंड्री है, तो ये जो इतना दूर जो ये ब्रह्मपुत्र बहा तो इसे हम कहते हैं बांग्लादेश के अंदर यमुना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के धारा को, और जब दोनों मिल गया तब इस संयुक्त धारा को हम कह देते हैं बांग्लादेश में मेघना। ठीक है, याद आया कुछ, समझिए। गंगा देखिए अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए गंगा नदी 2 से मिल के बना था। पश्चिम बंगाल में जाने के मतलब बांग्लादेश में जाने से पहले पश्चिम बंगाल में फिर 2 धारा में बढ़ जाती है। तो जो इंडिया में रहते हैं उसे हुगली, जो बंगाल में जाता है उसे पद्मा कहते हैं। उधर से ब्रह्मपुत्र आ रहा होता है, तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मपुत्र तुरंत जहाँ गंगा बांग्लादेश में जाता है वहीं ब्रह्मपुत्र भी जाता है। तो ब्रह्मपुत्र भी स्वतंत्र बांग्लादेश में थोड़ा सा बहता है। तो जो स्वतंत्र वाला पोर्शन ब्रह्मपुत्र का होता है तो बांग्लादेश में उसे यमुना कहते हैं, और जब गंगा में मिल जाता है तब संयुक्त जलधारा बन गया तो उसे मेघना कहते हैं। समझ गए? समझना ही है भाई, कैसे नहीं समझोगे। इसके अलावा गंगा सफाई कार्यक्रम नमामि गंगे 2014 में स्टार्ट हुआ था मोदी साहब के द्वारा। इसके अलावा गंगा सभी नदियों में सबसे लंबी है, 2525 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये गंगा नदी प्रणाली में स्थित है, जो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ते हैं। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का गुणगान करते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, चेमाडिंग ग्लेशियर से। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, और अरुणाचल प्रदेश के समीप जब इंडिया में एंट्री मारती है तो इसे दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पर स्थित है, जो धुबरी से सदिया को जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड गलत हुआ है, असम का शोक, थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, मैं आपको सही करके दूंगा। भारत के अधिकांश, एक सेकंड भैया फोन, ब्रह्मपुत्र नदी का गुणगान तो कर लिए थे, धुबरी को सादिया को जोड़ते हैं, ये जो है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है ना, इसी नदी प्रणाली में पड़ेगा। अब हम आते हैं आगे कि भैया जैसे कि अभी आपने देखा कि भारत के जो उत्तरी मैदान है वहाँ पे 3 नदी जलोढ़ मिट्टी को लाने में मदद करता है। तो जलोढ़ मिट्टी को भी समझते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होता है कि ये आपका नदी के द्वारा जो आपका मटेरियल वगैरह, जो मिनरल्स वगैरह को बहा के लाता है वही जलोढ़ मिट्टी है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि भारत के अधिकांश भूभाग पे जलोढ़ मिट्टी है, यानी जितने भी भारत की हमारा एरिया है उसके अधिक मिट्टी वाला पोर्शन को देखें तो सबसे ज़्यादा आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगा, फिर आपको काली मिट्टी मिलेगा। मिट्टी का निर्माण जो है नदियों के निक्षेप से होती है। यह 2 प्रकार की होती है। नई जलोढ़ मिट्टी को हम हमेशा खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। ठीक है, अब ये खादर और बांगर का जो है नामाकरण कैसे होता है मैं 2 करोड़ बार आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पे मान लीजिए ये नदी इस साल यहाँ से बही है, ये कोई नदी है, इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है, कोई भी नाम रख दीजिए, मान लीजिए कि ये तेल नदी है। तेल नदी है वास्तव में भाई साहब, तो ये तेल नदी है, ये यहाँ से बह रहा है। अब अगली साल क्या हुआ कि ये नदी जो है अपनी बहाव की दिशा ऐसे कर लिया थोड़ा सा, तो ये वाला जो एरिया सूखा रह गया और इस बार जो नया मिनरल्स इसमें नहीं पाटा गया तो ये वाले को हम कह देते हैं बांगर, है ना। और जहाँ पे ये नया वाला मिनरल्स पड़ा है इसे हम कहेंगे जी खादर। आप समझ गए खादर और बांगर क्या होता है। बाद में की किताब में पढ़ेंगे तो 4 पैरा तो समझने में लिखता है, एनसीईआरटी का तो और भी थोड़ा सा हमें सब में ज़्यादा जो है हार्ड वर्ड लगता रहता है। इसके अलावा
जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। खरीफ के फसल, धान वगैरह की फसल भी इसमें काफ़ी अच्छे होते हैं। भारत की दूसरी सर्वाधिक मिट्टी है काली। यह आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने या निक्षालन या फिर क्षरण, निक्षालन नहीं कहना चाहिए क्योंकि निक्षालन लीचिंग हो जाता है, क्षरण कहिए, क्षरण से जो है बनता है। जब आपका आग्नेय चट्टान या बेसाल्ट चट्टान टूटता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसे रेगूर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। कपास मतलब कॉटन। इसके अलावा कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में किया गया? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, दो ही ऑप्शन दूंगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और हमारा एक है भैया हड़प्पा की सभ्यता। ऑप्शन दिए हैं दो, बताइएगा कपास की खेती का प्रमाण इन दोनों सभ्यता में पहले कहाँ मिला था? 1991 की नई आर्थिक नीति के समय भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन से पोस्ट पे थे कैबिनेट के अंदर? तो ये थे भैया वित्त मंत्री। वित्त मंत्री थे उस समय नरसिम्हा राव के सरकार में। प्रधानमंत्री जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब उस समय जो है वित्त मंत्री हुआ करते थे। नई आर्थिक नीति में 3 चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया गया। क्या? उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। ये तीनों क्या होता है मैंने आपका इसका डिफिनेशन बता चुका है। जैसे कि आप निजीकरण से नाम से ही स्पष्ट लग रहा है कि निजी मतलब किसी आदमी को ज़्यादा पावर सौंपना सरकार के तुलना में, तो इसे निजीकरण यानी प्राइवेट समझ लीजिए। इसके अलावा उदारीकरण मतलब क्या होता है कि उदार आदमी कब होता है? जब भाई 10 रुपया खर्च हो जाए किसी दूसरे की तो ज़्यादा ना बोले, है ना, या फिर सबको थोड़ा थोड़ा नियम वगैरह इतना टाइट ना रखे कोई चीज़ में, है ना, तो उसे उदार कहते हैं। तो उदार मतलब क्या? सरकार की जो है शिकंजा जो है कमज़ोर होता है उदारीकरण में, और जिसका जो चलाता है उसका मजबूती रहता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे भैया, थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही होगा। बहुत सारे चीज़ पे गौर करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब आरबीआई में गवर्नर भी रह चुके हैं, डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, है ना। ये बहुत सारे जो है पोस्ट को होल्ड किए हैं मनमोहन सिंह साहब। ठीक है, वित्त सचिव भारत सरकार जो 1 रुपये के नोट पे साइन करते हैं वो भी रह चुके हैं। इनके अलावा पंचवर्षीय योजना 1966 से 69 के काल में जो योजना नहीं बनाया गया, इसे योजना अवकाश कहा गया। ये योजना अवकाश जो है आपका, है ना, 3 साल तक के लिए लागू रहा। इसमें कोई भी योजना नहीं बने पंचवर्षीय वाली। 1990 से 1992 के बीच भी 2 पंचवर्षीय योजना बनाया गया, क्योंकि भुगतान संतुलन में जो है एकदम संकट मतलब छा गया था, अनबैलेंस्ड हो गया था, है ना। इसी कारण तो आपका 1991 में ये लाया गया, क्या बोलते हैं, आर्थिक जो आपका सुधार नीति है। ठीक है, इसी से निपटने के लिए 1990 में हम सिडबी की स्थापना करते हैं। जब हम 2 वार्षिक योजना 1990 से 92 के बीच बनाया था तो उसी में सिडबी का स्थापना हो जाता है। सिडबी की जो मुख्यालय है ये लखनऊ में है। इससे समिति जो संबंधित था वो था आबिद हुसैन। इसके अलावा 7वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित तथ्यों की शुरुआत की गई है। स्पीड पोस्ट वाली जो फैसिलिटी है, आज आप लेटर भेजिए, परसों आपका पहुंच जाएगा। तो ये वाला जो सिस्टम है ये कब आया? 7वीं पंचवर्षीय योजना 1986 में आया। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। ये आपका शेयर बाजार की देखरेख करते हैं। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में, है ना। जैसे आज आप मनरेगा देख रहे हैं तो मनरेगा में तो फिक्स है, लेकिन इसमें फिक्स नहीं हुआ करता था। इनके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना मनरेगा मतलब फिक्स है कि 100 दिन का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए फैक्ट्रियाँ दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई अलग अलग देशों के सहयोग से, ये ब्रिटेन से है, राउरकेला आपका जर्मनी से है और भिलाई जो है रूस से है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला आपका उड़ीसा में है, भिलाई वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। 6ठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। शिवरामन समिति इस पे काम किया था और ये कृषि सेक्टर में जो है वित्तीय संस्था है सर्वोच्च। एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में आया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था, है ना, 6 बैंकों का। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विकास 1983 में, जिसे आप डुआकाड़ा कहते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है आपका 1983 में आया था। ठीक है भैया, देखिए ये बात बहुत ज़रूरी याद रखना है कि 1980 में हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा। तो कितने बैंकों का? तो 6 बैंकों का, क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा था। पहली बार हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में ही किए थे। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। इसरो की स्थापना की है। मानव को चांद पर भेजा कौन? नासा, नील आर्मस्ट्रांग को। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई। ये सब कब होती है? 1969 में होती है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के समय में होती है। इनके अलावा कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो कांग्रेस की बैठक और वहाँ पे राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। विश्वेश्वर रैया साहब की किताब में भी राष्ट्रीय नियोजन की बात कही गई है। ठीक है, और ये जो है राष्ट्रीय नियोजन की जो बात करी गई या फिर गठन की गई, ये आपका कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में करा गया था। अब तो तुरंत क्लिक हो गया होगा कि हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता कौन रहे होंगे? तो नेताजी रहे थे। हरिपुरा अधिवेशन 1938 के दौरान जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन
समिति का गठन किया गया। चौंकिए नहीं, सही लिखा है। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऊपर वाले लाइन से आप क्या समझे? ये ऊपर वाले लाइन में जवाहरलाल नेहरू की जो अध्यक्षता लिखे हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जो समिति का जो राष्ट्रीय आपका जो मतलब ये नियोजन समिति का जो गठन हुआ था ना, तो जो समिति का गठन होता है तो कोई ना कोई हेड होता है ना जी। तो नियोजन समिति में हेड यानी अध्यक्षता थे जवाहरलाल नेहरू, समझ में आया। लेकिन ओवरऑल कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस साहब कर रहे थे। दोनों बात क्लियर हो गया होगा, और हो गया होगा तो लाइक कर देते तो अच्छा रहता, बाद बाकी आपकी मर्जी है। कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1985 में किए थे। सॉरी 1885 में किए थे। अरे बाप रे, बवंडर हो जाता। 1885 में किए थे। 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। क्लियर करके दूंगा है ना, करेक्ट करके दूंगा। कांग्रेस की कुछ इंपॉर्टेंट बैठक के बारे में आज जानते हैं। 1887, यहाँ पे हर जगह ही 1900 लिखा गया है, थोड़ा सा मैं सही करके देता हूँ, ठीक है भाई, गलत लिख दिया है, इसे भी करेक्ट कर दिया भाई, 1885 कर दिया 1985 की जगह पे, है ना। अब आते हैं कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट बैठक। 1887 मद्रास अधिवेशन, ये तीसरा अधिवेशन था। 85, 86, 87 इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इंट्रोड्यूस हुए थे जिनका नाम बदरुद्दीन तैयब जी था। 1888 में इलाहाबाद में अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूल, और ये प्रथम इंग्लिशमैन अंग्रेज जो है आपका अध्यक्षता संभाले थे। 1896 में ऐतिहासिक बैठक होती है कांग्रेस की, और इसमें जो है आपका वंदे मातरम पहली बार गाया जाता है। और इस जो बैठक है इनकी अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह सयानी। इस प्रकार रहमतुल्लाह सयानी सेकेंड इस्लाम धर्म के पर्सन हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता को संभाले थे। 1906 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द की पहली बार प्रयोग किए थे। 1911 में कोलकाता अधिवेशन में जनगण मन अधिनायक जो है ये गाया गया था। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस दो दल में बट गए थे, गरम दल और नरम दल में। गरम दल के नेता लाल बाल पाल थे। इसके अलावा 1916 में एक अधिवेशन होता है जो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा अध्यक्षता संभाली जाती है। इसमें गरम दल और नरम दल जो सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे वो फिर से गले मिल लेते हैं, एक हो जाते हैं। साथ ही साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी यहाँ पे जो है एक हो जाते हैं। 1917 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार महिला के द्वारा अध्यक्षता करवाया गया। महिला का नाम एनी बेसेंट, जो भारतीय तो भारत में तो रहते थे, यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया है, लेकिन मूल रूप से आयरलैंड के रहने वाली थी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने है ना अध्यक्षता संभाले थे। 1925 में सरोजनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता संभाली गई एकमात्र प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने अध्यक्षता संभाली। एनी बेसेंट पूर्णतः भारतीय नहीं है, हालांकि ये दूसरी महिला होगी, लेकिन अगर पूर्णतः भारतीय कहेगा तो पहली महिला होगी। इनके अलावा 1929 लाहौर अधिवेशन जिसमें हमने पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की मांग की, और इसी को याद को तरोताज़ा करते हुए हमने पहली बार 26 जनवरी 1930 को जो है हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और इसी याद को ताज़ा करने के लिए हमने संविधान को 26 जनवरी को ही लागू किया है। ठीक है मेरे भाई, 26 जनवरी 50 को। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय अंग्रेज कौन थे? डफरिन थे, है ना। और 1885 में हुआ था किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में इस्तीफा दे दिए थे 1939 में, है ना, 1939 में। और हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता संभाल लेते 1938 में। और इसके अलावा यहाँ भी जीते थे लेकिन इस्तीफा दे दिए थे क्योंकि पटाभी सीतारामैया को खड़ा किए थे महात्मा गांधी इनके विरोध में। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताया हूं कि ये त्रिपुरी नामक जगह कहाँ है। आपको ऑप्शन देता हूं MP, UP, त्रिपुरा और फिर मैंने मेघालय। बताइएगा ये कहाँ पे है? ये 4 स्टेट है आपके सामने। इनके अलावा सार्क देशों का, है ना, सार्क देशों का दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत में। तो सार्क देशों का जो विश्वविद्यालय है इसे स्थापित किए गए हैं नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे भैया? नई दिल्ली के अंदर। सार्क की स्थापना ढाका में 1985 में किया गया था, और बाद में आपका सबसे बाद में जुड़ा अफगानिस्तान। ठीक है भाई, तो पहले 7 थे, अब हम हो गए हैं 8। ये 8 कौन है भैया? तो भारत है, अपना पाकू है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये बाद में आया छोटू, है ना। तो ये सब जो है ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नेपाल काठमांडू में है ना। इनके अलावा
2007 के 14वें शिखर सम्मेलन में सार्क का शिखर सम्मेलन 2 वर्षों के अंतराल पे होती है, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान को एक सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। सार्क में प्रथम महिला सचिव कौन बनी थी? यहाँ से सार्क की डाटा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। फातिमा दियाना सईद, ये मालदीव की लेडी थी जो सार्क में प्रथम बार सचिव के पोस्ट पे कार्य की थी। सार्क के नए महासचिव कौन बने हैं? जुलाई 2023 में गुलाम सरवर बने हैं। ये आपका बांग्लादेश के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के रहने वाले हैं गुलाम सरवर, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ब्रिक्स देश के बैंक न्यू डेवलपमेंट जो एनडीबी बैंक है, ये किसका मुख्यालय कहाँ पे है? संघाई में। और इसमें भी नए नियुक्ति हुई है किसका? डिल्मा रोसेफ का, जो भूतपूर्व ब्राज़ील की महिला है ना राजनेता थी, तो इनको जो है एनडीबी का अध्यक्ष बनाया गया है, जो संघाई में है। ब्रिक्स देश की बैंक है। ब्रिक्स में कौन सा देश है? नाम से स्पष्ट है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स में जो है ना, ब्रिक्स की बैठक अभी आपका हुआ था कहाँ पे, कोई बता सकता है? साउथ अफ्रीका में। तो उस हिसाब से ब्राज़ील में होना चाहिए अगला, लेकिन 2024 में ये रसिया में होंगे, ये बात भी क्लू है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है भाई? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है ये आप गुरुग्राम में है, अपने यहाँ है, इंडिया में है ना। और इसके 95वां सदस्य के रूप में चिली को सदस्यता दिया गया है, ये ध्यान भी रखेंगे, है ना। आसियान के अंदर 11वां सदस्य कौन था? आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान के अंदर 11वां सदस्य के रूप में किसे दर्जा दिया गया था? कॉमेंट प्लीज। इसके अलावा पोनुंग और टप्पू किस राज्य की प्रमुख नृत्य है? तो पोनुंग और टप्पू जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में से है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख नृत्य में आएंगे तो बुइया, चलो, पासी, पोपीर, बर्दो छम, ये सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश की लोक नृत्य में से है, फोक डांस में से है। मेघालय के प्रमुख लोक नृत्य में आएंगे, आज उस साइड वाले को निपटाएंगे, तो बेहदन खलम, नोंगक्रेम, है ना, बांग्ला, लाहो, डोरसेगटा, साकसूद, ये सभी जो है मेघालय के प्रमुख लोक नृत्य में से है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। अगला है मणिपुर की प्रमुख लोक नृत्य, देखते हैं। मणिपुर में आप आएंगे तो आपको मिलेगा भैया पुंगचोलम, रासलीला, लाई हरोबा, थवल चोंगबा। ये थवल चोंगबा मणिपुर की जो होली जैसे फेस्टिवल है याओ सांग, उस अवसर पे किया जाता है ना। इसके बाद थवल जोगोई, है ना, लुईवत फिजाक, सिमलाम, मणिपुरी क्लासिकल डांस, तो ये सभी आपको कहाँ पे मिलेगा? मणिपुर में मिलेगा। त्रिपुरा के प्रमुख लोक नृत्य में आएंगे तो होजागिरी, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ममिता, गरिया, बीझू, हाई हक नृत्य, हाई हक, है ना, हाई हक। ठीक है भाई। नागालैंड में आएंगे तो नागा नृत्य, इसे याद नहीं रखना है, मयूर नृत्य, तितली नृत्य, कुकी, चांदसांग, सुआलुला, लेसालुप्त, ये सभी के सभी आपको मिलेगा नागालैंड के अंदर मिलेगा। जो आपको याद नहीं हो नृत्य, आर्ट एंड कल्चर से, वैसे ही चीज़ को फोकस करें, और जो याद हो उस पर ज़्यादा विशेष बल न दे, रिवीजन के तौर पे उसे देख ले। इसके अलावा भारत में पहला टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो कोलकाता से आगरा। पहली टेलीग्राफ लाइन 1853 में कोलकाता से आगरा। आप किसके समय होगा? तो आप समझ ही गए होंगे, 1853 देख के डलहौजी के समय हुआ रहेगा। भारत में पहला रेलवे की शुरुआत मुंबई से थाने 1853 में ही स्टार्ट किया गया था, डलहौजी के समय, और यह रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वुड के डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मगना कार्टा कहा जाता है, यह भी डलहौजी के समय ही आया था 1854 में। पहले वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से बनारस 2019 में चलाया गया था। राज हड़प नीति के तहत डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश भारत में मिलाया था 1848 में, फिर नागपुर, फिर झांसी को मिलाया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 डलहौजी के काल में ही आया था, लेकिन जब पारित हुआ था तो उस समय कैनिंग के जो है शासन आ गया था 1856 में ही। ऐसी तो बात नहीं है कि मैं लिखित में दिया था डलहौजी ने कि मैं 56 तक नहीं हटूंगा, तो 56 में 2 आते हैं, है ना, डलहौजी का अंत होता है और कैनिंग की शुरुआत होती है, तभी 1857 का जो विद्रोह है वो कैनिंग के समय हुआ था। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान एग्जिस्टिंग राज्य की सीमा, क्षेत्रफल या फिर नाम, है ना, इत्यादि में परिवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? जो आप कोई भी मान लीजिए बाहर से आजकल हम किसी चाइना से जीत लिए और तो फिर इंडिया में उसे मिलाएंगे, तो कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है उसको हम मिलाएंगे? तो आर्टिकल 3 है। ठीक है। संविधान के भाग जो अनुच्छेद 1 से भाग 1 जो है, ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक को कवर करते हैं, 1 to 4। इसके बीच में क्या है भाई? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध है। अब
यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं, मैं आपको समझता हूँ बचपन से। ये जो संघ है ना, ये यूटी मन में मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे संघ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है भारत देश को, ठीक है। और भारत देश कैसा है ना, राज्यों का संघ है ना। तो ये तो आर्टिकल 1 कहता है, लेकिन ये भाग 1 में जो है भारत के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, मतलब केंद्र और उसके जो मतलब ब्रांच है उनके बारे में बताया गया। हमारा राज्य ब्रांच कहने का मतलब यहाँ पे, ठीक है भाई। इनके अलावा अनुच्छेद 1 में है संघ क्षेत्र का नाम, है ना, हमारे देश के जो भी जगह है, जो भी राज्य हैं उनके नाम मिलेंगे। अनुच्छेद 2 में है ना नए राज्यों के प्रवेश, है ना, अथवा स्थापना, संसद का अधिकार, ये सब जो है आपका मतलब नए राज्य के प्रवेश में कौन कर सकता है, नए राज्य के प्रवेश तो संसद के अधिकार से होता है। तो ये जो अधिकार है आर्टिकल 2 में है। अनुच्छेद 3 में क्या है कि बाहरी भूमि को भारतीय भूभाग में मिलाना या पहले से स्थापित राज्य के नाम, सीमा या फिर उसके बाउंड्री वगैरह में अगर आप कोई से भी छेड़छाड़ करेंगे, बदलाव करेंगे, तो आपको आर्टिकल 3 के अनुसार करना पड़ेगा। अब सही बताइए, अगर 3 में 4 में क्या है कि 4 में सबका डाटा है, तो अगर आपने 2 और 3 का इस्तेमाल किया है तो 4 में संशोधन करके चीज़ों को बढ़ाना या घटाना या फिर नाम परिवर्तन तो करना पड़ेगा ना। जैसे उत्तरांचल था पहले उत्तराखंड का नाम, बाद में उत्तराखंड बना, है ना। तो 3 से प्रयोग करके उसका नाम उत्तराखंड बना होगा, 2 से पारित हुआ होगा, 3 से जो है प्रयोग करके उत्तराखंड नाम रखा होगा, तो 4 में जो है उत्तरांचल को काट के उत्तराखंड किया गया होगा। समझ गए ना भाई बात। चलते हैं आगे। इसके अलावा भाग 2 में क्या है, नागरिकता होता है। नागरिकता 5 से 11 है। नागरिकता लेने और ग्रहण करने त्यागने की कई सारे जो है प्रावधान है इंडिया में। मौलिक 3 भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में, अमेरिका से वर्तमान में 6 है। भाग 4 में डीपीएसपी है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, 36 से 51 है। नागरिकता क्यों छूटेगा, वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा है ना इंडियन सोशल मिलियो इन द नोवेल्स ऑफ चेतन भगत एंड अरविंद अडिगा, ये पुस्तक है। इनके लेखक लेखिका कौन है, ये करेंट सेक्शन के पुस्तक है, जो 2 महान राइटर के है ना क्रियाकलाप को दर्शाने के लिए लिखा गया ये पुस्तक। तो इनके लेखिका हैं डॉक्टर हार्लिन कौर रुपरा, ठीक है भाई। ये किताब अभी रिलीज हुआ है, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी आपको मिलेगा। इंडियन सोशल मिलियो इन द नोवेल ऑफ चेतन भगत एंड अरविंद अडिगा, इस पुस्तक में चेतन भगत और अरविंद अडिगा का जो है खूबियों को बताया गया है कि किस प्रकार से चेतन भगत और अरविंद अडिगा अपने लेख के माध्यम से जो मॉडर्न समाज है हमारा, उसमें क्या क्रियाकलाप हो रहा है उसको जो है मतलब आपको दर्शाने की कोशिश करते हैं, वास्तविकता को सामने लाते हैं, ठीक है। चेतन भगत के अन्य पुस्तक में आएंगे तो 400 डेज, है ना, इंडिया पॉजिटिव, 2020 रेवोल्यूशन, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन, 2 स्टेटस, हाफ गर्लफ्रेंड। इसके अधिकांश किताब से जो है ना पिक्चर बन जाते हैं। तो आप समझ जाते हैं कि किस प्रकार का किताब होगा। किताब से किस तरह पिक्चर बनने से याद आया, एक किताब और आपसे पूछा जाता है कि आपने लाइफ ऑफ पाई नामक जो है एक जरूर देखा होगा, लाइफ ऑफ पाई पिक्चर, ठीक है। तो ये जो है येन मॉर्टल के उपन्यास के ऊपर ये जो है आपका पिक्चर बना है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अरविंद अडिगा के पुस्तक में द व्हाइट टाइगर इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिलाया था, और सिलेक्शन डे भी अरविंद अडिगा साहब के ही पुस्तक हैं, तो दोनों ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, देखिए ये पुस्तक भी काफ़ी चर्च की विषय है। भूतपूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक है ये, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। ये वाला स्टार भैया, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, 4 स्टार, ठीक है। तो इनके जो है ध्यान रखिएगा। अंबेडकर ए लाइफ न्यू सीरीज के पुस्तक शशि थरूर की, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में है, तो ये आपका हरियाणा में है। भीमा देवी का प्राचीन मंदिर नाम से है ना भीमा देवी, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। हरियाणा के अन्य प्रमुख मंदिरों में आएंगे तो अग्रोहा धाम मंदिर है, भद्रकाली मंदिर, इसे देवकूप शक्तिपीठ भी कहते हैं, है ना। चंडी माता मंदिर, ये हरियाणा के सबसे पुराने मंदिर में चंडी माता मंदिर आते हैं। इसी चंडी माता मंदिर के नाम पे चंडीगढ़ शहर का नाम रखा गया है, जिसका वास्तुकार कौन हुआ करता था, ली काब्जियर, जो फ्रांस के रहने वाले थे। चीज़ों को रिलेट करेंगे, आपको बहुत सारे चीज़ याद होगा। अभी क्या सीखा आपने, चंडी माता मंदिर के नाम पे जो है ना आपका हरियाणा में शहर जो आपका अलग है शहर, लेकिन ये दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर का नाम रखा गया, और इसके वास्तुकार कौन है, ली काब्जियर। ली काब्जियर कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। इनके अलावा पंजाब के प्रमुख मंदिर में आएंगे, आज उस साइड का देखते हैं तो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, मनसा देवी मंदिर, जुल्फा माता मंदिर। इसके अलावा अमृतसर का हरमंदिर, ये सबसे फेमस है। अमृतसर के हरमंदिर से 2 क्वेश्चन आपके राइज होते हैं कि इसका जो है शुरुआत बनाया किसने। तो कभी कभी ऑप्शन में आपका जो है गुरु अर्जुन देव नहीं होता है, तब क्या कीजिएगा। तो आइए समझते हैं। अमृतसर का जो हरमंदिर है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर इसे ही हरमंदिर, है ना, तो अर्जुन देव ने बनवाया था, लेकिन शुरू करने की जो है ना श्रेय ये गुरु रामदास जो
सिखों के चौथे गुरु हुए वही कर दिए थे शुरू। तो कभी कभी जब अर्जुन देव ऑप्शन में न हो तो गुरु रामदास होगा, देखिएगा। इनके अलावा लोटस टेम्पल ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में स्थित है, जो बहाई धर्म के लोग से संबंधित है। दिल्ली के अन्य मंदिरों में आएंगे तो अक्षरधाम मंदिर, झंडे वाली माता की मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सभी के सभी कहाँ पे है? दिल्ली में है। दिल्ली में आपका जो है लाल किला है, दिल्ली में आपका है ना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया कुतुब मीनार है, अलाई दरवाज़ा है, हुमायूं का मकबरा है, ये सब दिल्ली में है। लेकिन मैं यहाँ पे मंदिर की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मंदिर ही लिखा हूँ। हिमाचल प्रदेश में चामुंडा मंदिर है, नयना देवी मंदिर है, चिंतपूर्णी मंदिर है, हिडिंबा मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर है, बगलामुखी मंदिर है, ये सभी के सभी कहाँ पे है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अभी मंदिर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि मंदिर में देवी देवता को कहाँ रखा जाता है? तो मंदिर में देवी देवता को जो है गर्भगृह में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? गर्भगृह में रखा जाता है। उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर जो है ये नागर शैली में बने होते हैं। अभी अभी राम मंदिर का जो है 22 तारीख का उद्घाटन हुआ, ये भी आपका जो है नागर शैली में ही बने हैं, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिर द्रविड़ शैली में बने होते हैं। द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिर का जो विशेष विलक्षण क्या है? गोपुरम। ये गोपुरम क्या होता है? एक लंबी गलियारा होता है ना। तो ये दक्षिण भारत के मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। नागर शैली और द्रविड़ शैली जहाँ पे मिली जुली शैली आपको देखने को मिल जाए उसे बेसर शैली कहते हैं। और बेसर शैली का भव्य उदाहरण वैष्णव मंदिर है जो वृंदावन में है, जहाँ पे बिहारी लाल है आपका नहीं भैया, हम सब का बिहारी लाल है ना। द्रविड़ शैली में बने मंदिर की विशेषता गोपुरम होती है, ये मैं तुम्हें बता ही दिया। तो भाई जो वृंदावन में आपका वैष्णव मंदिर है ना, वो मिली जुली शैली में बना है, यानी बेसर शैली में बना है। आपके सामने ये मंदिर है। ऊपर वाला जो देख रहे हैं ये नागर शैली है, नीचे वाला जो देख रहे हैं ये द्रविड़ शैली है। और इसमें देखिए इधर नागर शैली और इधर द्रविड़ शैली, तो इन दोनों का जो है मिली जुली स्वरूप है, इसीलिए हम इसे कहते हैं बेसर शैली, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा अंटार्कटिका में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती का गठन कब किया गया था? तो भारती का गठन जो है ये 2012 में किया गया था, ठीक है, 2012 में किया गया था। अब अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान 2012 में स्टार्ट किया गया था। यह अंटार्कटिका के लासमर्न हिल्स पे है। एक बार ये CGL 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र किस द्वीप पर है? तो आप बताइएगा लासमर्न हिल्स पे है, ठीक है भाई। इनके अलावा भारत का पहला अंटार्कटिका अनुसंधान है ना, तो ये आपका जो है दक्षिण गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री है। 1984 में भारत का दूसरी अंटार्कटिका कार्यक्रम मैत्री है, 1988-89 में जो है लगाया गया था, ठीक है। इनके अलावा मौर्य काल के दौरान स्थानिक क्या था? मौर्य काल के दौरान स्थानिक क्या होता था? तो मौर्य काल के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक को कहते थे। मौर्य काल में स्थानिक के अंदर 800 गांव हुआ करता था, ग्राम हुआ करता था, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने है ना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया था। किसके सहायता से? तो आपका चाणक्य के सहायता से। चाणक्य कहिए, उनके अभिभावक कहिए, गुरु कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, बहुत मदद किए क्योंकि उन्होंने शपथ लिया था कि जो है मैं तुम्हारा संकुल विनाश कर दूंगा, और कर दिया। इनके अलावा चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखा जिनका नाम है अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में आपको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलेगा। और मौर्य वंश के जो बारे में जानकारी आप और चाहते हैं तो मुद्रा राक्षस नामक जो किताब है, यहाँ पर भी आपको मौर्य वंश की जानकारी मिलेगा, जो विशाखा दत्त ने लिखा है। जानकारी के साथ साथ ये कानून और राजनीति के बारे में भी ये किताब जो है आपको तथ्य को प्रदान करता है। यह पुस्तक को 15 अधिकरण में विभाजित किया गया है तथा ये 7 भागों में खंडित है, 7 राज्यों में खंडित है, माफ़ कीजिएगा, राज्य को 7 भागों में बांटे हैं। ये किताब के अंदर बताया गया है राज्य के 7 पोर्शन, ठीक है। इसके अलावा इस पुस्तक की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। मतलब प्रिंस के लेखक कौन हो गया? मैकियावेली हो गया। अर्थशास्त्र मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया था, है ना, और ये आपका जो है गद्य फॉर्मेट में था, ठीक है भैया। इसके अलावा सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान ही किया गया था, है ना। इसके अलावा यहाँ पे 1 2 3 4 5 के हो गए भाई। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम उल्लेख मिलता है। अच्छा, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था, है ना। जूनागढ़ अभिलेख है ना, इसमें रुद्रदामन प्रथम और एक सेकेंड, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का, अच्छा, जूनागढ़ का अभिलेख जो है जो रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, इसे अच्छे से लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये है, इसे लिखना पड़ेगा कि जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन प्रथम से ताल्लुक़ रखता है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेखन है, वर्णन है, ठीक है भाई। इसके अलावा अशोक के काल में समाहर्ता क्या हुआ करता था? टैक्स निर्धारण करने वाले जो अधिकारी होते थे, यानी टैक्स कितना
लगाया जाए, जो डिसाइड करते थे उसे क्या कहते थे भैया, समाहर्ता। सन्निधाता वह आदमी होता था जो राजकीय कोषागार और भंडागार का संरक्षण करता था, संरक्षक, तो उसे हम कहते थे भैया सन्निधाता। तो ये सब भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा मौर्य काल में न्यायालय दो प्रकार के होते थे, वो कंटक शोधन, ये फौजदारी न्यायालय हुआ करता था, और इससे इतर एक धर्मस्थीय हुआ करता था। यह भी न्यायालय है, यह दीवानी न्यायालय हुआ करता था। दोनों बात ध्यान रखेंगे। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक आपका 8वां दिया गया है। 2022 में भारत का जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान था। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत को 126वां, अब विश्व शांति किधर गया भैया, विश्व शांति दोनों में 126वां है, ठीक है। तो इसके लिए खुशहाली में और शांति में, खुशहाली है शांति है तो खुशहाली है भाई, तो दोनों में 126 है, ठीक है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में 112वां स्थान मिला है। ग्लोबल भूखमरी में 111वां मिला है। विश्व यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत को 3रा स्थान मिला है। विश्व की ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में 67वां स्थान मिला है। तो ये जो है भारत के ताज़ा 2023 के अनुसार रिकॉर्ड है, रैंक है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल निकाय है? जीव मंडल नहीं, जैव मंडल लिखना चाहिए, चलिए फिर भी जैव मंडल निकाय है। तो ये आपका नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी। इन चारों को देखने से मन्नार की खाड़ी सबसे अधिक बड़ी है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था भाई? नीलगिरी। ये कब घोषित किया गया था? 1986 में। मन्नार की खाड़ी यह 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैली है, जो भारत और श्रीलंका के साथ सीमा बनाती है, तथा डुगोंग संरक्षण केंद्र, डुगोंग मतलब समुद्री गाय जैसे जीव, गेंडा के जैसे दिखता है लेकिन शाकाहारी होता है, समुद्री घास खा के जिंदा रहता है, तो उसके संरक्षण के लिए जो है यहाँ पे अभयारण्य है या पार्क है। नंदा देवी यह लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। ये कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, उत्तराखंड में है। नीलगिरी 5500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन जो है नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में होती है। वर्तमान समय तक भारत में कितने जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 18 है। भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित है, नीति योजना आयोग ने बांटा था। वर्तमान समय में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, 567 से अधिक वन्य जीव अभयारण्य है, 200 से अधिक छोटे छोटे पोर्ट हैं। तो ये कुछ आंकड़े जरूर ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी का मेंस हुआ था 2017 में, उसमें तो ये पूछ दिया था कि इंडिया में कितने रेलवे स्टेशन है, तो 7500 से 8200 के बीच में जो ऑप्शन था वही ऑप्शन जो है टिक किए, है ना, और ये सही हुआ था, ठीक है भाई। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंडिया में रेलवे स्टेशन की मामला में जो है 8000 के करीब जो ऑप्शन है वो मारिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट कोई नहीं बताता। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? आहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, यही तो सही है। इसके अलावा नसरीन महिला बॉक्सिंग गलत है। किशन बहादुर बैडमिंटन, ये भी गलत है। ऋतु नेगी क्रिकेट, ये भी गलत है। पवन नेगी समझाएगा, है ना। तो ये जो है आपका भैया कहाँ पे गया? आहिका मुखर्जी, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। इसके अलावा नसरीन जो है ये आपके खो खो खेल से संबंधित है। नसरीन किससे संबंधित है? खो खो से संबंधित है। खो खो एक प्रकार का खेल होता है। किशन बहादुर पाठक, ये हॉकी खेल से संबंधित है, किशन बहादुर पाठक। ऋतु नेगी कबड्डी खेल से संबंधित है। किससे भैया? ऋतु नेगी कबड्डी खेल से संबंधित है। यहाँ पे स्टार है। उपयुक्त चारों ऑप्शन में दिए गए नाम को 2023 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करा गया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ये अर्जुन अवार्डी हैं, इनके से मैंने ऑप्शन बनाया है, ठीक है। पवन नेगी बताया था, पवन नेगी क्रिकेटर हैं, इसीलिए मैंने पवन नेगी के सामने जो है ऋतु नेगी के सामने क्रिकेट लिखा हूँ, ताकि आपका भी मन थोड़ा सा फिसले, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋतु नेगी कबड्डी से है, पवन नेगी क्रिकेट से है, ठीक है भाई। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। 2023 में 26 खिलाड़ी को दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जिसे अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। क्रिकेट में मोहम्मद शमी, शतरंज में वैशाली रमेश बाबू, हॉकी में पी सुशीला चानू। देखिए मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग है, तो जरूरी नहीं है कि समान सरनेम समान ही खेल खेलता होगा, तो ये आपका जो है सुशीला चानू जो है हॉकी खेलती है। कृष्ण बहादुर पाठक, है ना, ये दोनों हॉकी में। ईशा सिंह और ऐश्वर्या प्रताप सिंह, ये दोनों शूटिंग में। हरिंदर पाल संधू स्क्वैश में, ठीक है। स्क्वैश के और कौन खिलाड़ी हैं जो अभी उभरता सितारा है इंडिया में? अनाहत सिंह खिलाड़ी हैं, है ना। इनके अलावा सलारगंज में संग्रहालय कौन सा स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद संग्रहालय सलारगंज में स्थित है। नेपियर संग्रहालय ये तिरुवनंतपुरम में है। भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। कैलिको संग्रहालय ये टेक्सटाइल से संबंधित है, ये अहमदाबाद में है। प्रसिद्ध बिरला संग्रहालय ये आपका कोलकाता के अंदर स्थित है। तो ये कुछ संग्रहालय है। डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में महिलाओं के लिए एक धातु डिस्क का वजन कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एसएससी को बहुत पसंद है।
तो जो डिस्कस थ्रो में जो चक्का होता है, जो डिस्क होता है, तो महिला वाले के लिए 1 kg और पुरुष वाले के लिए 2 kg। सीधे सीधे बिना दशमलव का है, याद रखने में ईजी होगा। डिस्कस थ्रो में महिलाओं के जो धातु के डिस्क होते हैं उसकी जो व्यास होती है, जो डायामीटर होती है, वो आपका 18 सेंटीमीटर होता है। पुरुष वाले के लिए 22 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और महिला वाले 1 kg और पुरुष वाला 2 kg। पुरुष में शॉर्ट पुट का वजन कितना और महिला के शॉर्ट पुट का वजन कितना? शॉर्ट पुट मतलब गोला फेंक, एक गोला में खड़ा होकर आपको फेंकना होता है बिना गोला से टांग बाहर निकले हुए, ठीक है। तो ये क्योंकि मैं भी जो है बिहार दरोगा में गया था भाई, ठीक है, मैं फिजिकल में ही छट गया था, है ना। ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ या फिर 18 की बात कर रहा हूँ, तब से मैं एग्जाम देना छोड़ ही दिया हूँ, ठीक है। शॉर्ट पुट का जो वजन है ये 7.26 kg होती है, पुरुष वाले का 16 पाउंड का और महिला वाले का 8.8 पाउंड का, लगभग 4 kg का होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, महिला जो वॉलीबॉल होता है, जो वॉलीबॉल जिसमें 6 खिलाड़ी होते हैं, तो जो महिला का वॉलीबॉल होता है उसमें नेट की ऊंचाई होता है आपका 2.24 मीटर। अब पुरुष वाले वॉलीबॉल खेल के ऊंचाई होता है नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने भाई बंधु परिवार में जो भी कोई तैयारी करता हो, जो वास्तव में पढ़ने वाला हो, उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। नहीं तो पता चला ताऊ जी को शेयर कर दिया, क्या करेंगे देख के, है ना। तो जो पढ़ रहा है उनको शेयर कीजिए, है ना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और पीडीएफ संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। यकीन मानिए पीडीएफ लेना आपके लिए कोई भी घाटे का सौदा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फायदे की सौदा होगी। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय जय हिंद दोस्तों और जय श्री राम।